मेरे सास और ससुर हमेशा ही लड़ाई करते रहते थे और दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते थे। ससुर कहते थे कि मैं तो तुमसे शादी करके फंस गया, मेरी तो मति ही मारी गई थी। तो सास कहती कि मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कहा था। लड़ाई के चक्कर में घर में काम नहीं हो रहा था क्योंकि मैं भी प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट कहा था। इसलिए हम लोगों ने घर में काम करने के लिए एक नौकरानी को रख लिया। वो 20 साल की जवान और खूबसूरत नौकरानी थी जो कि सास ससुर के कमरे में ही सोया करती थी। परंतु जब से नौकरानी आई थी तो मेरे सास ससुर लड़ाई नहीं करते थे और बहुत ही खुश रहते थे। परंतु वह नौकरानी दिन पर दिन कमजोर और बीमार होते जा रही थी। जबकि वह आई थी तो बहुत ही स्वस्थ लगती थी। मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी कमजोर और बीमार क्यों लग रही हो? तो वह हमेशा मुझसे कहती थी इसका हिसाब भगवान करेगा, और फिर रोने लगती थी। मेरा दिल यह सुनकर घबरा जाता था क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। मुझे ऐसा लगता था कहीं मेरे बच्चे के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। और फिर एक दिन वह नौकरानी चक्कर खाकर बेहोश हो गई और जब हम लोग उसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने जो बात बताए सुनने के बाद हमारे तो होश उड़ गए, क्योंकि नौकरानी तो 3 महीने से। मेरा नाम अनामिका है, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। हम 3 भाई बहन थे और सभी हंसी खुशी रह रहे थे। मेरे पापा की किराने की दुकान थी जिससे हमारे घर का गुजारा आराम से हो जाता था, और थोड़ा बहुत जो दिक्कतें होती थी मेरी मम्मी स्कूल में पढ़ाती थी। इससे हमें बहुत सहूलियत मिल जाती थी और हम लोगों की जिंदगी अच्छी तरह से गुजर रही थी। जैसे जैसे हम भाई बहन बड़े हो रहे थे मेरी माँ चाहती थी कि जल्द से जल्द भैया की शादी हो जाए, क्योंकि वह भी दिन भर घर से बाहर रहती थी और पापा भी दुकान में ही रहते थे और हम लोग पढ़ाई में ही बिजी रहते थे। घर को देखने के लिए किसी औरत का घर में रहना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए माँ चाहती थी कि घर में जल्द से जल्द बहू आ जाए और घर को संभाल ले। परंतु पापा कहते थे कि पहले लड़कियों की शादी होनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़कियों की शादी की उम्र निकल जाती है या फिर अधिक हो जाती है तो अच्छे रिश्ते मिलना मुश्किल हो जाता है। मैं तो भाइयों से छोटी थी और पढ़ाई कर रही थी और आगे अपने पांव पे खड़ा होकर नौकरी भी करना चाहती थी। परंतु मेरे दादा दादी को मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी। ऐसा नहीं था कि मैं घर वालों के ऊपर बोझ थी, बल्कि सब लोग मुझसे बहुत ही प्यार करते थे। परंतु दादा दादी कहते थे शादी सही समय पर ही होनी चाहिए। परंतु मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं पहले अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, उसके बाद शादी के लिए फैसला लूं। लेकिन जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई मेरी दादी ने मेरे हाथों में झाड़ू पकड़ा दिया और कहा चल आज से घर के कामों पर भी ध्यान दे, क्योंकि ससुराल में यही काम तुम्हें प्यार और सम्मान देगा। लड़कियों को पढ़ाई करना तो अच्छी बात है, परंतु उसे घर का काम भी आना चाहिए। हमारे घर में हंसी मजाक चलता रहता था। रात में दादी सभी को सुनाती थी कि काम करने के मामले में मैं कामचोर हूँ, और सभी लोग दादी की बात सुनकर हंसते थे। अब मेरे लिए भी रिश्ता आने लगे थे और पिताजी उन रिश्तों की जांच पड़ताल भी करने लगे थे। जब माँ ने कहा कि उनके एक दोस्त है जो अपनी बहन के बेटे के लिए हमारी बेटी अनामिका को देखना चाहते हैं, तो पिताजी ने कहा ठीक है, वह घर पर आ सकते हैं और अनामिका को देख सकते हैं। मेरी दादी को तो वो लड़का बहुत ही पसंद आया था और फिर मेरी चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। मेरे लिए अपने माता पिता से अलग होना कोई आसान काम नहीं था, परंतु शादी के बाद तो लड़कियों को अपना ससुराल जाना ही पड़ता है और माता पिता से बिछड़ना ही पड़ता है। फिर मेरी दादी ने समझाया कि यही तो दुनिया की रीत है, यह शादियों से बनी हुई परंपरा है। इसके लड़के को एक न एक दिन विदा होकर अपना ससुराल जाना ही पड़ता है। एक औरत की जिंदगी में बहुत सारे इम्तिहान आते हैं। दादी ने बहुत समझाया था कि समझदार औरतें ही घर को जन्नत बनाती है। औरतों में बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वह घर चला सकती है। और सबसे जरूरी बात, उसे दिल जीतना आना चाहिए। मेरे पति बहुत सुलझे और समझदार आदमी थे। उन्हें शायरिया म्यूजिक का बहुत शौक था।
कभी कभी वह कहते थे, अगर मेरी पत्नी को भी शायरियां और म्यूजिक पसंद होता तो कितना अच्छा होता। परंतु मुझे यह समझने वाली और मेरे जैसे शौक रखने वाली बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो शायरियां और म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं था। अभी अभी नई शादी हुई थी, मुझे एडजस्ट होने में टाइम लग रहा था। मेरे ससुराल वालों अच्छे थे, मेरी सास भी अपने काम से काम रखती थी और कभी मुझे किसी काम के लिए रोक टोक नहीं करती थी। बस उनका मेरे ससुर से झगड़ा होता रहता था। वह छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते थे, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहती थी। मेरा जब मन करता था सोती थी, जब मन करता था उठती थी। मुझे किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। सभी लोग मेरे नखरे उठा रहे थे। मैं जब घर में बोर हो जाती तो सासू माँ के पास जाकर बैठ जाती थी। वो मुझसे बहुत बातें करते रहते थे, लेकिन मैं देख रही थी कि मेरे पति मुझसे खुश नहीं रहते थे। वह जब भी कमरे में अकेले रहते थे तो कोई न कोई किताब पढ़ते ही रहते थे या फिर म्यूजिक सुनते रहते थे। और और फिर जब मैं उनसे बातें करने लगती तो वो मुझको कहते, तुम बहुत ही बातें करती हो, मुझे इतना बात करना पसंद नहीं है। और सच में मेरी आदत थी हर समय बकर बकर करने की, जिसके कारण मेरे मायके में सभी लोग मुझे बातूनी कहा करते थे और सभी लोग मेरी इस आदत से परेशान भी थे। मेरी शादी को 3 महीने हो चुके थे। फिर एक दिन मैंने अपने पति से पूछा, जब भी मैं आपसे बातें करती हूँ आप मुझे यूं हाँ में जवाब क्यों देते हैं? क्या आपको मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता? मैं भी चाहती हूँ कि आप मुझसे घंटों घंटों बातें करें, मुझे कहीं बाहर घुमा कर लाएं। बल्कि ऐसा करें, आप मेरे साथ कल मार्केट चले, मुझे शॉपिंग भी करनी है। आपको तो कुछ ख्याल ही नहीं रहता कि पत्नी को कहीं घुमाने या कहीं खाने पे ले चले। मैं बोले जा रही थी, तभी मेरे पति ने कहा, चुप हो जाओ, तुम्हारी हर समय की पटर पटर से मैं तंग आ गया हूँ। वो काफी गुस्से में और तेज आवाज में बोल रहे थे। मैं उनकी शक्ल देख के हैरान रह गई। मुझे अचानक झटका लगा। मैंने खुद को नॉर्मल किया और फिर मैंने अपने पति से कहा, अच्छा बाबा सॉरी, अब नहीं बोलती। उन्होंने कहा, नहीं बोलो, तुम बोलो और बोलते ही रहो। मेरे ऊपर यह एहसान करने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना कर रख दिया है। तुम्हारे साथ क्या बातें करूं? मुझे तुम्हारी तरह बकवास करने का शौक नहीं है, ना ही मुझे फिल्में और ड्रामा की स्टोरी आती है। मैं समझ नहीं पाई थी कि मेरे पति को किस बात का गुस्सा था। मेरे माता पिता ने मेरी जल्दी शादी कर दी थी। अभी तो मेरी उम्र 20 साल थी। उस दिन मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया और मेरे दिल के कई टुकड़े हो गए। मैं सोचने लगी कि मेरे पति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या मेरे पति को आइडियल लड़की चाहिए था? मैं तो भूल गई थी कि मैं उनकी आइडियल लड़की नहीं हूँ। मेरे पति अपने दिल की भड़ास निकालकर जा चुके थे, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती थी, जब मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? मुझे बहुत रोना आ रहा था और फिर मैं अपने सासू माँ से पूछकर अपने घर वापस आ पहुंची और अपनी दादी के गले लगकर खूब रोने लगी। मैं उनको सारी बातें बताने लगी। वह चुपचाप मेरी बातें सुनी और बोली, बेटी, घर बनाना आसान नहीं होता है, उससे भी मुश्किल होता है अपने पति के दिल में घर बनाना। जरूरी नहीं है वह किसी लड़की को पसंद करता है। हो सकता है वह चाहता हो कि उसकी पत्नी उसको समझने वाली हो और उसकी बातें मानने वाली हो। तुम उसका दिल जीतने की कोशिश करो और उसको समझने की कोशिश करो। फिर देखना, वही पति जो तुमसे बात नहीं करता है तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। दादी की बातें मेरी समझ में आ गई थी, इसलिए मैं अगले दिन ही अपने ससुराल वापस आ गई और दादी की कही हुई बातों पर अमल करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब भी मुझे मेरे पति की कहीं भी बातें आती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन जब मैं सासू माँ से मिलने उनके कमरे में गई तो मेरे पति उनसे कह रहे थे, माँ, अनामिका सिर्फ बातूनी लड़की है, उसे किसी बात का भी पता नहीं है और ना ही कोई सलीका है। आपने एक कम उम्र की बच्ची से मेरे पल्लू बांध दिए। मैं आपका बेटा हूँ, आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए था, मेरी पसंद देखनी चाहिए थी। मुझे लगा था आप मेरी पसंद का ख्याल करेंगे, लेकिन आपने तो। इसके आगे मेरे पति ने बात अधूरी छोड़ दी। मेरी सास ने कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। असल में बेटा, अनामिका की माँ का मुझ पर बहुत ही एहसान है और मैं वो एहसान कभी नहीं उतार सकती थी
और अगर अनामिका कम पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, तुम उसे पढ़ा दो और उसे समय दो। वह अभी कम उम्र की है, तुम जैसा चाहोगे वह वैसे ढल जाएगी। और वैसे भी बराबर की पढ़ाइयों से घर नहीं बनते। घर बनाने के लिए औरतों में समझदारी और सब्र का होना बहुत ही जरूरी है। रिश्ता निभाना और बड़ों का आदर करना आना चाहिए। तुम उसकी बुराइयों को छोड़कर उसकी अच्छाइयों को देखो, उसे प्यार से देखो। मेरे पति सर झुकाए बैठे थे और मेरी नजरों में मेरी सास का रुतबा बहुत बढ़ गया था। मेरी माँ भी यही कहती थी कि बेटी तेरी सास बहुत अच्छी औरत है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी। उसके साथ खुद बहुत गलत हुआ है, पर वो एक टूटी हुई औरत है और तुम उसे जितना प्यार दोगे, जितना समझोगे, वह तुझे उससे ज्यादा प्यार देगी। पता नहीं मेरी माँ का क्या एहसान था जो मेरी सासू माँ और पति को बता रही थी। माँ ने तो कभी बताया ही नहीं था, परंतु मेरे पति का बर्ताव उस दिन से बदल गया था। एक दिन वह मेरे पास आए और बोले, चलो मैं तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन करवा देता हूँ, तो मुझे माफ कर दो, मैं अपने वार्ताओं पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। परंतु मैं थे कि अब और भी नखरा दिखा रही थी और मन उससे चिढ़ा रही थी। मैं उसका खूब सारा काम खुद ही करती थी, जैसे दादी ने समझाया था। और फिर दादी की बातों ने कमाल कर दिया। देखते ही देखते मेरे पति बदलने लगे और मेरे करीब आने लगे। मैं उन्हें हर बात याद दिलाती थी तो वो मुझे बार बार माफी मांगते रहते थे। मैं समझ गई थी कि मेरे पति बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उनका गुस्सा थोड़ा तेज है और वो थोड़ा गर्म दिमाग के हैं। मेरे एक और ननद और देवर थे। ननद की भी शादी हो गई थी, परंतु वह थोड़ी गर्म दिमाग की थी, जिसकी वजह से आए दिन उसको अपने पति से लड़ाई होती रहती थी। ननद का पति बिल्कुल अच्छा नहीं था। उन दोनों के लव मैरिज शादी की थी, परंतु शादी के बाद ही उन दोनों में अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी, जिसके कारण बात अब तलाक तक आ चुकी थी। और मेरी ननद अपना ससुराल छोड़कर हमारे यहाँ आकर रह रही थी। मेरी शादी को भी 1 साल हो गए थे। कई बार नंद का पति हमारे यहाँ पर आते और मुझे अजीब नजरों से देखा करते थे, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। औरत तो मर्द की नजर को एक बार में ही पहचान जाती है। मैं कॉलेज से आकर सीधा अपने कमरे में चली जाती थी। खूब मेहनत कर रही थी कि मेरे पति मुझे खुद ही पढ़ा रहे थे। मुझे अपनी जिंदगी एक सपने जैसी लग रही थी। उन्हीं दोनों मेरे पति की दोस्त की शादी भी थी। वो अकेले ही शादी में गए थे। अचानक मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल उठाया तो उसने कहा, अनामिका, मैं तुझे पसंद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपने पति से बहुत ही परेशान हो। अगर तुम चाहो तो हम लोगों को यहाँ से भागकर शादी कर सकते हैं। मुझे तुम्हारा जवाब का इंतजार रहेगा। यह कहकर उसने फोन काट दिया। तो मेरी हालत खराब हो गई थी। तो मेरे पति के साथ बहुत खुश थी। अब तो मेरे पति भी मुझसे बहुत खुश रहते थे और हमारे बीच कभी भी झगड़ा नहीं होता था। मैके भी कम जाया करती थी। अब तो मेरे मोबाइल पर रोज ही ऐसे कॉल आने लगे। मैं घबरा गई थी और मुझे अपने पति को इस बारे में बताते हुए डर लग रहा था। मैंने तो अपना नंबर कॉलेज में भी किसी को नहीं दिया था। मेरी तो कोई फ्रेंड भी नहीं थी। मैं सीधा घर से कॉलेज जाती और कॉलेज से घर आती थी। बार बार उस अननोन नंबर से मैसेज और फोन आने के कारण मैं मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी थी। मेरा मन पढ़ाई पर से हट गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मुझे इस बात का भी डर था कि अगर मैं अपने पति से इस बारे में बात की तो बहुत गुस्से हो जाएंगे और गुस्सा होने के कारण कहीं मुझे इस घर से निकाल न दे। मेरे पति भी मेरे हालत नोट कर रहे थे और मुझसे पूछते भी थे, क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों रहने लगी हो? अगर कोई बात हो तो मुझे बताओ। परंतु मैं चुप ही रहती थी। मैंने कई दिनों तक अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखा था। आज मैंने कई दिनों के बाद जैसे ही अपना मोबाइल ऑन किया, तभी उस पर कॉल आ गया। मैंने हेलो कहा। उधर से एक लड़की की आवाज आई और कहने लगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। सर्दियों का मौसम था और इस सर्द मौसम में तो मुझे पसीने आ रहे थे। मैंने उससे कहा, मैं शादीशुदा हूँ और बहुत खुश हूँ, भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। यह कहकर मैंने फोन काट दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पति पीछे से मेरी सारी बातें सुन रहे हैं और फिर उस दिन से उनके बर्ताव में परिवर्तन आने लगे। वह मुझ पर बहुत ही गुस्सा करने लगे। मेरे पेपर होने वाले थे। मेरे पति ने कहा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कॉलेज जाने की, क्योंकि तुम कॉलेज जाकर दिल बहलाती रहती हो और घर में बैठो और घर को संभालो। मैंने कहा, मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की है, आप तो मुझे खुद ही पढ़ाना चाहते थे। पर कौन है जो मुझे फोन करता है? मैं सच कह रही हूँ।
कह रही हूँ, परंतु मेरे पति ने मेरी बात न सुनी और मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे और मैं जान गई कि मोहब्बत मेरे नसीब में नहीं है। ननद भी हमारे घर आई हुई थी। वह मुझे हर समय नाराज रहती थी और कहती थी कि सारी फसाद की जड़ तुम ही हो। वह सबकी लाडली थी, इसलिए मैं उसे कोई जवाब नहीं देती थी और फिर मैंने फोन को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। और अगर घर के नंबर पर भी कॉल आता तो मेरी सास उठा लेती थी। फोन करने वाला चुप हो जाता था और कुछ भी देर पे नहीं बोलता था। मेरे पति भी अब मेरी हरकतों पे नजर रखने लगे थे। मुझे लग रहा था कि वह सब कुछ जान गए हैं। मैं तो फोन करने वाले को जानती भी नहीं थी। मैं अपने मन की बात दादी को बताती थी। मैंने उनको पूरी बात बताई तो वह मुझे डांटने लगे और कहने लगे, तुमने उसी समय अपने पति को सब कुछ क्यों नहीं बताया? हमेशा डरपोक बनी रहती हो। पति पत्नी का रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना कमजोर भी होता है। मैंने हिम्मत करके अपने पति को सब कुछ बता दिया। वह बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। मैं समझ गई थी कि कोई भी पति यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगले दिन मेरी ननद के घर वाले उसे लेने आए थे क्योंकि उसका पति जेल में था। लेकिन वह जेल में क्यों था मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, न ही किसी ने मुझे इस बारे में बताया था। मेरी सास भी समय के साथ बदलती जा रही थी। अब तो मेरी सास और ससुर पहले से ही ज्यादा झगड़ा होने लगे थे और सारे घर की जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थी। मेरी सास ससुर दिन भर कमरे में बंद रहते थे। ननद भी अपने घर चली जाती थी और हैरत की बात यह थी कि फोन आना भी बंद हो गया था। ऊपर भगवान की कृपा हुई और मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरे पति बहुत खुश थे। मैं उनके चेहरे को देख रही थी और वह बोले कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ, बस मैं तुमसे नाराज था। तुमने अभी तक मुझ पर भरोसा नहीं किया था। तुम तभी मुझसे सब कुछ बता दे सकती थी। हम लोग 2 साल से साथ में रह रहे। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। एक पति ही अपनी पत्नी को सबसे अच्छे तरीके से जान सकता है। उस दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि फोन पर परेशान करने वाला मेरा ननद का पति था। वह बहुत ही लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था। इसी वजह से वह अब जेल में है। उसकी आदत ही ऐसी है जिसकी वजह से मेरी ननद और उसकी बनती नहीं थी। एक दिन हमारे घर पर एक बूढ़ी औरत आई जिसकी हालत बहुत खराब थी। उनका पैर का जूता भी टूटा हुआ था। उसे देखकर मेरी सास ने मुझे कमरे में जाने को कह दिया। जब वह बूढ़ी औरत चली गई तो मैंने पूछा यह कौन थी? सासू माँ बोली वाली थी। और फिर कुछ दिनों के लिए मैं अपने मायके चली गई और जब वापस आई तो मेरी सास ने अपने काम के लिए एक नौकरानी को रख लिया था। वह बहुत गरीब लड़की थी। हर समय सास और ससुर के कमरे में ही रहती थी, सोती भी उनके कमरे में ही थी। मेरे सास ससुर भी बहुत खुश थे। मैं हैरान थी कि अब सास ससुर में लड़ाइयाँ नहीं होती है और दोनों ही खुश रहते हैं। लेकिन वह नौकरानी जब से आई थी वह बहुत ही कमजोर होते जा रही थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम क्या ठीक से खाना नहीं खाती हो? इतना कमजोर क्यों लग रही हो? तो वह मेरे से रोते हुए बोली, उन दोनों पति पत्नी का हिसाब भगवान करेंगे। यह सुनकर मैं डर गई क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। कहीं उसकी बद्दुआ मुझे न लग जाए। और फिर कुछ दिनों बाद वह और भी कमजोर हो गई। उसका शरीर पीला होता जा रहा था कि उसके शरीर में खून ही नहीं है। चलती थी तो ऐसा लगता था कि तब गिरी कि अब गिरी। और फिर एक दिन बस सासू माँ के लिए चाय बना रही थी कि तभी वह बेहोश हो गई। मैं डर कर जल्दी से उसे अस्पताल ले गई और जैसे डॉक्टर कमरे से बाहर आए तो उन्होंने पुलिस को बुला ली। मैं डर गई। जब डॉक्टर ने मुझे उसकी रिपोर्ट दी तो उसे पढ़कर मैं सन्न रह गई। मेरे होश उड़ गए क्योंकि मेरी सास 3 महीने से उसके साथ गलत कर रही थी। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आया। भला मेरी सास ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकती है? पुलिस मेरी सास को पकड़ने घर पर आ गई थी और मेरे पति ने बड़ी मुश्किल से पुलिस से बातें करके उन्हें वापस भेज दिया था। तो मेरे सास ससुर सामने बैठे थे और पति ने पूछा, माँ क्या जो डॉक्टर कह रहे थे वह सब सच है? पता नहीं वह क्यों मुस्कुरा रही थी। दर्द था। फिर मेरी सास ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाना शुरू कर दी। वो कैसे इस मोड़ तक आई जहाँ से उन्होंने यह पाप करना पड़ा। मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी, कम उम्र की और मासूम। फर्क सिर्फ इतना था कि तुम समझने वाले यहाँ पे बहुत लोग थे, लेकिन मैं इस दुनिया में अकेली थी। मेरी एक ही सहेली थी, अनामिका की माँ। वही मेरी ख्याल रखती थी। मेरी सास ने तो मेरे जीना ही हराम कर दिया था और मेरे पति के सामने वह अच्छा बनने की नाटक क्या करती थी। मेरी सास के साथ साथ मेरी ननद ने भी मुझ पर बहुत अत्याचार किया। मेरे पति भी अपनी माँ और बहन की ही सुनते थे और अगर मैं कुछ कहती
तो बिना मेरी बात सुने मुझे लड़ाई और झगड़ा और मारपीट करने लगते थे। मुझे इतना मारते थे कि मैं बेहोश हो जाया करती थी। जब मैं अपने पति के लिए तैयार होती तो मेरी ननद जानबूझकर मेरे कपड़ों पर कभी सब्जी गिरा देती तो कभी पानी गिरा देती थी, या फिर कभी मेरे कपड़े जलाने की कोशिश करते रहती थी। वह तो मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई थी। एक बार जब मैं माँ बनने वाली थी तो डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया था, तो मेरी ननद जानबूझकर मुझसे काम करवाया करती थी और मैं जो भी खाना बनाती उसे वह खराब कर देती थी। कभी उसमें अपने बाल डाल देती तो कभी मिर्ची डाल देती या कभी नमक डाल देती थी। और फिर जब मैं सब बातें अपने पति को बताती तो वो मेरी बातों पे भरोसा नहीं करते थे। उन पर किसी ताबीज का असर था। मेरे पति हर समय खोए खोए रहते थे और मेरी सास भी मुझ पर हर समय डांट लगाते रहती थी। कमजोर होते जा रही थी और फिर मेरा मिसकैरेज हो गया। हर औरत को अपने पहले बच्चे से बहुत ही मोहब्बत होती है, पर मेरे बच्चे को मेरी ननद ने मार डाला था। मैंने अपने पति को जब सारी बातें बताई तो उसने मुझे बहुत मारा और कहने लगे, तुम झूठा इल्जाम मेरी माँ और बहन पर लगाते रहती हो, और बोले कि मैं तुमसे शादी करके पछता रहा हूँ। मेरा दुख सुनने वाला कोई नहीं था। मैं किसे अपने मन की बात कहती। मेरे ऊपर हो रहे अत्याचार को देखकर मेरी ननद मेरे सामने खड़ी होकर हंसते रहती थी। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं घर छोड़कर भाग जाऊं, परंतु मैं कहाँ जाती। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ साल ऐसे ही गुजर गए। एक दिन मेरी सास और मेरी ननद ने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया, मेरे कमरे में भेज दिया। उसी समय मेरा पति घर आया। मैं दोबारा से माँ बनने वाली थी और फिर मेरे पति ने उस लड़के को मेरे कमरे में देख लिया और फिर मेरे बच्चे को नाजायज कहकर मुझे घर से धक्का देकर निकाल दिया। और फिर उसी समय मेरी सहेली अनामिका की माँ ने मुझे सहारा दिया और मुझे अपने घर में जगह दी। उसने दिन रात अपने ससुराल वालों के ताने सुने, परंतु मुझे कभी भी गर्व महसूस नहीं होने दिया और मेरा पूरा साथ दिया। और फिर मुझे बेटा पैदा हुआ जो कि तुम हो। मेरी सास और मेरे पति की तरफ इशारा कर रही थी। कुछ दिनों बाद जब मेरे पति को अपनी माँ और बहन की सच्चाई का पता चला तो वो मुझे लेने के लिए आए और मुझसे माफी मांगे। उन्हें सारी सच्चाई का पता चल चुका था। वह मुझे रो रो कर माफी मांग रहे थे। मेरी ननद किसी लड़के के साथ भाग गई थी। मैंने अपने बेटे की खातिर उन्हें माफ कर दिया, परंतु कुछ दिनों बाद ही मेरे पति ने अपनी बहन के गम में आकर खुदकुशी कर ली और फिर मेरी सास भी यह सदमा बर्दाश्त न कर सकी और इस दुनिया से चली गई। मैं एक बार फिर से अकेली हो गई। कुछ समय बाद मेरे बेटे की खातिर मैंने दूसरी शादी कर ली। पहले जैसी नहीं रही थी। मैं अंदर से मुर्दा हो गई थी। मेरा दूसरा पति मेरा ख्याल रखता था। समय बीतता गया और मेरे 3 बच्चे हो गए और फिर समय के साथ साथ सब जवान हो गए। कुछ महीने पहले जो औरत हमारे घर आई थी वह मेरी ननद थी जो घर से भाग गई थी। उसने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी और कहा मैं उनकी बेटी को अपने घर में जगह दे दूं। उसने जिसके साथ भागकर शादी की थी वो एक जुआरी था और नशेड़ी था। अब उसकी बेटी जवान होने वाली थी, इसलिए उसे अपने पति से खतरा था कि उसका पति उसकी बेटी को बेच देगा। पति का वास्ता दिया, इसलिए मैंने उसे नौकरानी बनाकर रख लिया। जिसे तुम नौकरानी समझ रही थी वह तुम्हारी उसी बुआ की बेटी थी जिसने मुझे आधा पागल बना दिया था। मुझे उस औरत ने इतनी नफरत है कि मैं उसे जीते जी कभी माफ नहीं कर सकती। उसने जो मेरे साथ किया था उससे ज्यादा सजा उसे मिली। उसने जो मेरे साथ किया उसमें कभी भूल भी नहीं पाई थी। मेरे जख्म फिर से हरे हो गए थे, इसलिए मैंने उसकी बेटी पर अत्याचार करना शुरू कर दिए। मैं उसे सारी सारी रात सोने नहीं देती हूँ और सारी रात उसे अपने और अपने पति की टांग दबाती हूँ। का आता है उसको थप्पड़ मारती हूँ, जिससे उसकी ऐसी हालत हो गई जैसे मेरी कभी हुई थी। और जब भी मैं उनकी बेटी को देखती हूँ तो मुझे वही औरत दिखती है। कुछ दिनों पहले उसके पति ने उसे मार दिया और खुद जेल चला गया। मेरी सास रो रही थी। हम सबकी आंखें भी नम थी। उनके साथ जो अतीत में हुआ था वो गलत था, मगर अब जो भी वो उस लड़की के साथ कर रही थी वह भी गलत थी। और अब वह मेरी सास के पैर पकड़कर बैठी थी और कह रही थी, आंटी जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसमें मेरा क्या कसूर था। आप भी वही सब कर रही है जो मेरी माँ ने आपके साथ किया था। आप सिर्फ एक बार मुझे और मेरी माँ को माफ कर दे, मैं सारी जिंदगी आपकी नौकरानी बनकर रहूंगी। मेरी सास ने उसे देखा भी नहीं और अपने कमरे में चली गई।
मेरे पति ने उसके सर पे हाथ रखा और मुझसे कहा, इसे अपने कमरे में ले जाओ, हम इससे छोटों को मिलती है। सारी रात वह लड़की रोती रहती थी। मेरा डिलीवरी का दिन करीब आ रहा था। घर का माहौल बहुत उदास था, लेकिन जब हमारे घर में बेटा पैदा हुआ तो खुशियां ही खुशियां आ गई। मेरी सास अपने पोते को चूमने लगी। कुछ दिनों बाद उन्होंने पोते का नामकरण रखा और मुझसे कहा, आज तुम्हारा जो दिल चाहे मुझसे मांग लो। और फिर मैं और मेरे पति ने अपनी सास के कदमों, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसे आप भूल जाइए और इस लड़की को जिसका नाम रेखा था उसे अपनी छोटी बहू के रूप में स्वीकार कर लीजिए। कुछ देर तो मेरी सास ने मेरी तरफ देखा और फिर हंसकर मुझे गले लगा लिया। वह लड़की भी सास के कदमों में बैठकर लगातार माफी मांगे जा रही थी। भी माफ कर दिया और आज वही लड़की मेरी देवरानी बनकर इस घर में हंसी खुशी रह रही है और हमारे घर में भी चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।